आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 11 है डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडेप्टिव डिज़ाइंस। ओके क्लास, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस होते क्या हैं। हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था चैप्टर नंबर 10, उसमें भी हम लोगों ने इसी चीज़ को डिस्कस किया था। बट यहाँ कुछ आप कैसे डिज़ाइंस हैं जो टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिनमें चेंजिंग्स आती हैं, जबकि वो वाले जो डिज़ाइंस थे हमारे कॉन्स्टेंट डिज़ाइंस थे। जो ऑर्गेनाइजेशन एक दफ़ा चूज़ कर लेती है तो उसको उसी के ऊपर उसी को फॉलो करना होता है, जबकि ये हमारे पास हैं ऐसे डिज़ाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करती रहती है। तो क्लास हमारे पास अडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइंस जो हैं बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है टीम स्ट्रक्चर, सेकंड मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, थर्ड वन बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ वन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्लास से हमारे पास टीम स्ट्रक्चर आ रहा है। टीम स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है एज अ टीम काम करती हैं। जब भी उसमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें ऑपरेट कर रहे होते हैं। सारे डिपार्टमेंट्स अपने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और इसमें अथॉरिटी की कोई क्लियर डायरेक्शंस नहीं होती। इस स्ट्रक्चर में हर पर्सन को एम्पावरमेंट अथॉरिटी दी जाती है और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और उसके अलावा इसमें डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली जब एम्पावरमेंट अथॉरिटी होगी तो उसमें एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं और ये डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का फैक्टर भी होता है। यहाँ इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं। डायग्राम टेबल नंबर जो हमारे पास 11.1 है, इसमें चारों जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं इनकी डेफिनेशंस भी एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है 2 स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्ट होता है। फर्स्ट वन हमारे पास आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। क्लास मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शनल एरियाज़ होते हैं, उन सारे एरियाज़ में से एक एक जो इंडिविजुअल्स को या एक एक पर्सन को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है इस स्ट्रक्चर में। और ये स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स के स्पेशलिटीज़ जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उन पे कंसिस्ट होता है। और ये डेफिनेटली किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कम्बिनेशन बनाया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, डिफरेंट पर्सनस का। और इसमें ये होता है कि आपके 2 मैनेजर्स होते हैं, एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और एक आपका फंक्शनल एरिया मैनेजर होता है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी ज़्यादा होती है, जबकि जो फंक्शनल एरिया मैनेजर होता है उसके पास अथॉरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। मगर जब आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे या प्रोजेक्ट पे काम करने के दौरान भी आपकी जो सैलरी है, जो आपकी मतलब जो प्रमोशन है या जो भी आपने डायरेक्शंस प्रोजेक्ट से हट के जो फॉलो करनी है वो अपने फंक्शनल एरिया डिपार्टमेंट, जो आपका डिपार्टमेंट होगा, उसके मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। सेकंड इसमें एक पॉइंट आता है कि यहाँ हमने एक रूल पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। उसमें ये था कि आपके जहाँ हमारे पास आ रहा था ये कमांड वाला, अथॉरिटी ऑफ कमांड जो है या चेन ऑफ कमांड, जो उसमें था कि हमने एक टाइम पे एक पर्सन को स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक टाइम पे एक पर्सन की जो डायरेक्शंस हैं उसको फॉलो करना होता है। बट यहाँ ये है कि आप एक टाइम पे एक पर्सन 2 पर्सनस की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा है, 2 मैनेजर्स को फॉलो कर रहा है, उसने 2 मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ जो हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड का रूल है इसको ये वायलेट करता है। जहाँ हमने डिस्कस किया था कि एक टाइम पे आप एक पर्सन की डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और आपने एक एम्प्लॉय ने एक टाइम पे एक मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। बट यहाँ आके इस स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है, यहाँ हमारी यूनिटी ऑफ कमांड का रूल वायलेट हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर इसमें आता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्लास ये बहुत सिंपल होता है। इसमें यह है कि आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो टेम्परेली आपने कुछ एम्प्लॉयज़ को या कुछ जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से, उनको आपने
इकट्ठा करना है और उनके साथ मिलके काम करना है। मगर यहाँ ये होता है कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, आपकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स पे वापस नहीं जाते, वो एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि जो हमारा प्रीवियस था मैट्रिक्स, उसमें यह है कि जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, सारे स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ये जो सारे आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट से मैनेजर्स इकट्ठे हुए पर्सन इकट्ठे हुए होते हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। मगर जो हमारा यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ ये है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद आपने दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। इसके बेनिफिट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते रहते हैं। उसके अलावा ये है कि यहाँ डिसीजन मेकिंग जल्दी हो जाती हैं। मगर से नेगेटिव पॉइंट्स में यहाँ कहता है कि आपके पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और उसके अलावा कम्प्लेक्सिटी होती है। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपने एक टाइम पे डिफरेंट पर्सनस को फॉलो करना होता है, 2 मैनेजर्स की डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है, तो यहाँ आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास डायग्राम 11.2 है, यहाँ हमारे पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का की एग्जांपल भी उसने बताई है। यहाँ जैसे कहता है कि हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारे पास 6 डिपार्टमेंट्स है। 6 डिपार्टमेंट्स में से हर डिपार्टमेंट के एक एक पर्सन को लिया आपने और प्रोडक्ट 1 में काम किया, इसी तरह से प्रोडक्ट 2 में काम किया, इसी तरह से प्रोडक्ट 3 में काम किया। उसके बाद क्लास हमारे पास थर्ड वन आता है बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन। बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपके पास कोई आपके पास कंट्रोल नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी आपका क्लियर नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हद से ज़्यादा है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ना तो वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, ना कोई हॉरिजॉन्टल पैनल है, ना ही एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ हैं, ना ही इंटरनल बाउंड्रीज़ हैं। क्लास इंटरनल बाउंड्रीज़ में इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ आ रही हैं। इंटरनल बाउंड्रीज़ हमारी 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल और एक हमारे पास आती है वर्टिकल। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बाउंड्रीज़ आती हैं इंटरनल बाउंड्रीज़ में, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंटलाइजेशन होती हैं, उसमें आपका कोई बाउंड्री नहीं है। मतलब हर पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में जाके काम कर सकता है। वर्टिकल में होता है कि आपके जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या डेजिग्नेशन है, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। कोई भी पर्सन किसी भी डेजिग्नेशन पे उस टाइम पे जब भी आपके प्रोजेक्ट कर रहे हैं काम कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सटर्नल बाउंड्रीज़। एक्सटर्नल बाउंड्रीज़ जैसे आपके कस्टमर्स के साथ कोई बाउंड्री बनती हैं, या आपके सप्लायर्स के साथ कोई बाउंड्री है, या आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कंपेटिटर्स हैं। मतलब आपने ओपन इन्वायरमेंट दिया हुआ है। ओपन इन्वायरमेंट मतलब हर पर्सन काम कर रहा है, हर पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में जाके अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। उसके बाद क्लास यहाँ बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, एक नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्लास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे जैसे आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, उसमें आपके पास परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके नंबर कम होते हैं, जबकि आपके टेम्परेरी जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ वो कह रहे हैं स्मॉल कोर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयज़, कि यहाँ आप फुल टाइम हायरिंग कम करते हैं और आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप इसको टेम्परेरी हायर करें, एम्प्लॉयज़ को टेम्परेरी हायर करें। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो आप उनको फायर कर दें। या यहाँ वो इसमें आपके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है कि आप किसी स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट के लिए उनको हायर किया और उसके बाद आपने उनको फायर कर दिया। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जब भी कोई प्रोजेक्ट करना है तो अपने एम्प्लॉयज़ को, इंटरनल जो आपके पास एम्प्लॉयज़ या लेबर है, आप उनको यूज़ करते हैं, उनकी स्किल्स को यूज़ करते हैं। मगर आप एक्सटर्नल भी जो आपके सप्लायर्स हैं, जो भी आपके अदर मेंबर्स या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ आप इन टच रहते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने नेटवर्क को यूज़ करते हैं। नेटवर्क होता है जो आपका कनेक्शन होता है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ या कस्टमर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ।
इसमें क्लास बेनिफिट ये आता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और लोग जो हैं वो इजीली काम कर रहे होते हैं और अपने टैलेंट को जहाँ जहाँ कोई पर्सन फिक्स्ड होता है, जहाँ जहाँ कोई पर्सन फिट होता है, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो उसको यूटिलाइज़ करता है। बट यहाँ हमारा कंट्रोल नहीं होता, कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी आपका क्लियर नहीं होता, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ आती हैं कि आपने किसको रिपोर्ट करना है या किसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। उसके बाद आता है लर्निंग स्ट्रक्चर। क्लास लर्निंग स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी एट एवरी मोमेंट लर्निंग हो रही होती है, आपका नॉलेज जो इन्हेंस हो रहा होता है, आप स्किल्स को एक्वायर करते हैं। इसमें बेनिफिट डेफिनेटली आपका डेफिनेशन में ये है कि आप अपने नॉलेज को जो है शेयर करते हैं और इन्हेंस करते रहते हैं और कंपेटिटिव एडवांटेज को अवेल करते हैं। और डिसएडवांटेज में है कि समटाइम्स पर्सन एम्प्लॉयज़ जो हैं रिलक्टेंट होते हैं या हेजिटेट कर रहे होते हैं अपने नॉलेज को शेयर करते हुए, और यहाँ हमारे जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका नंबर कम होता है बिकॉज़ वो रिटायरिंग लेवल पे होते हैं, जबकि आपके जो अनएक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर यहाँ किया जाता है इस स्ट्रक्चर में। कि यहाँ आपकी जैसे इंटर्नशिप पे आप लोगों को हायर करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं या फ्रीलांस पे करते हैं, तो यहाँ ये है कि आपकी लर्निंग हो रही होती है, आपने नए लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स, सिंपल वर्ड्स में जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं। ओके, सेकंड टॉपिक हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजिंग फॉर कोलैबोरेशन। ऑर्गेनाइजिंग कोलैबोरेशन क्लास होता है कि किसी के साथ मिल के काम करना, आइदर वो आप इंटरनली कर रहे हैं या एक्सटर्नली कर रहे हैं। कोलैबोरेशन के डिफरेंट बेनिफिट्स हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ होती है जब आप किसी के साथ मिल के काम करते हैं, आइदर वो एक्सटर्नली किसी पर्सन के साथ कर रहे हैं या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी के साथ मिल के कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो इनोवेशन इंक्रीज़ होती है। आपकी एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं और उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। उसके अलावा जो इसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं या जो इसमें वो हैं डिसएडवांटेजेस हैं, वो ये हैं कि आपके डिफरेंट पर्सनस के गोल अचीविंग में व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। जब आप डिफरेंट पर्सन से मिलके एक काम कर रहे हैं कोलैबोरेशन में, तो डिफरेंट पर्सनस के पास स्किल्स डिफरेंट होती हैं, उनके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। यहाँ आपको डिसीजन मेकिंग आपकी लेट हो सकती है और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, और उसके अलावा जो है आपको गोल कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। क्लास दो तरह की कोलैबोरेशन होती है, इंटरनल कोलैबोरेशन एंड एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। इंटरनल कोलैबोरेशन में यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलके, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वही मिलके काम कर रहे होते हैं। जैसे आप क्रॉस फंक्शनल टीम बनाते हैं, और क्रॉस फंक्शनल टीम में ये होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट एक्सपर्टीज़ को लेते हैं, स्पेशलिस्ट को लेते हैं और उनसे मिलके एक टीम बनती है। अगर आपने एक प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से, जैसे आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पर्सनस चाहिए, इंडिविजुअल्स चाहिए, उसके अलावा आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, सेल डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट से या फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको डिफरेंट पर्सन चाहिए। आप इन सारे पर्सन से मिलके एक टीम बनाते हैं और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। टास्क फोर्स क्लास ऐसा होता है कि जब भी आपने, या एड होक, ये आपकी टेम्प्रेरी टीम होती हैं, जबकि आपकी जो क्रॉस फंक्शनल है वो टेम्प्रेरी नहीं होती। आप एक प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म करते हैं तो आप सेकंड प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर देते हैं। जबकि आपकी जो टास्क फोर्सेस हैं इसमें आपको टेम्प्रेरी अपनी एक टीम डिज़ाइन करना होती है, एक कमेटी बनाना होती है, और जैसे ही वो आपका प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होती है, जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टीम डिज़ाइन की होती है, आपकी टीम भी या आपका जो वो स्ट्रक्चर है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस में क्लास ये होता है कि आपकी एक
कमेटी डिज़ाइन की जाती है, एक कम्युनिटी बनाई जाती है जिसमें डिफरेंट पर्सन्स होते हैं, जो डिफरेंट पर्सन्स जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको हायर किया जाता है और उनसे आप एक सेट ऑफ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और जब तक उसका सल्यूशन नहीं मिलता वो टीम आपकी या आपका स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्ट रहता है। जैसे ही उसका सल्यूशन उस प्रॉब्लम का मिल जाता है आपका वो स्ट्रक्चर वाइंड अप कर दिया जाता है। उसके बाद क्लास हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। एक्सटर्नल कोलैबोरेशन हमारी क्लास दो तरह की होती है, एक हमारी ओपन इनोवेशन, एक सेकंड वन हमारे पास आती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ओपन इनोवेशन में ये होता है कि आप अपनी इनोवेशन स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं या डिफरेंट आउटसाइडर्स हैं उनको एक मतलब वे बताते हैं कि वो अपने आइडियाज़ को आपके साथ शेयर करें या सजेशंस दें, या अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं तो वो आपके साथ शेयर करें। उससे ये है कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं, डिफरेंट पर्सनस के व्यूज़ से आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं या उनके सजेशन से आइडियाज़ मिलते हैं। उससे आपकी इनोवेशन इंक्रीज़ होती हैं और आपका ये एक फ्री इन्वायरमेंट होता है जहां आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो आउटसाइडर्स होते हैं उन्हें इनवाइट करते हैं कि वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम्स को अपने आइडियाज़ को, कंप्लेंट्स को शेयर करें। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ये है कि इसमें बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स भी हैं ओपन इनोवेशन के। ओपन इनोवेशन में सबसे पहला तो ये आपके पास आ जाता है, आपके यहाँ इनोवेशन स्किल्स इंक्रीज़ होती हैं, इन्हेंस्ड होती हैं और उसके अलावा आपको अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है। जबकि नेगेटिव पॉइंट्स में ये है कि आपके डिफरेंट पर्सनस की डिमांड को मीट करना होता है, डिफरेंट पर्सनस की डिमांड को मीट करना होता है और यहाँ डिफरेंट पर्सनस की डिमांड को मीट करना होता है। जैसे जैसे आप डिफरेंट पर्सन से आइडियाज़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने कस्टमर्स की नीड को फुलफ़िल करेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्लास एक ऐसी कोलैबोरेशन होती है जो दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर करती हैं। उससे फ़ायदा उन्हें ये होता है कि जब आप अकेले इंडिपेंडेंटली किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते तो उसके लिए आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं। आप उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी एबिलिटीज़, उनके ह्यूमन रिसोर्सेज या उनके जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करते हैं और उस प्रोजेक्ट को, उस गोल को अचीव करते हैं। ओके, जिसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। क्लास फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप वर्क अरेंजमेंट किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ वो कहता है कि हमें वर्क अरेंजमेंट हमारा टेली कम्यूटिंग भी हो सकता है। टेली कम्यूटिंग ऐसा वर्क अरेंजमेंट होता है जैसे आजकल के इन्वायरमेंट में जो हमारा 2 डे इन्वायरमेंट चल रहा है उसमें ये काम टेली कम्यूटिंग जो है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके रीज़न ये हैं कि उसका मीनिंग ये है कि जब आप किसी वर्क प्लेस पे जाके काम नहीं कर सकते तो उसके लिए आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और फ्रीलांसिंग कर ली, या उसके अलावा आप घर बैठे कंप्यूटर्स के थ्रू वर्क प्लेस पे जाए बगैर काम करते हैं और डिफरेंट जो आपके गोल्स होते हैं उनको अचीव करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कंप्रेस्ड वर्क वीक्स, फ्लेक्स टाइम एंड जॉब शेयरिंग। क्लास जब भी ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फ्लेक्सिबल फ्यूचर डिज़ाइन करना होता है, फ्लेक्सिबल फ्यूचर बनाना होता है, तो उसके लिए वो क्या करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट जो हमारे पास फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स होते हैं उनको यूटिलाइज़ करती हैं। इसमें हम 4 वर्क अरेंजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है कि जब हम किसी भी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली ये होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो भी हमारे पास इंटरनेशनल या ग्लोबलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो मोस्टली इस स्ट्रक्चर को यूज़ करती हैं, जिसमें ये है कि हम इसको फ्लेक्सिबल फ्यूचर भी कहते हैं। उसमें क्लास होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो रिलैक्स होकर काम करें। जैसे आप फुल वीक काम नहीं करते,
बट आप 4 डेज़ काम करते हैं, जिसे हम पार्ट टाइम जॉब भी कह सकते हैं। आप 4 डेज़ काम कर रहे हैं और 4 डेज़ में जब आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फुल वीक की पे नहीं मिलेगी या वेजेस नहीं मिलेंगी। आपका जो वेज रेट है वो 20% है या सैलरी में 20% रिडक्शन आ जाती है। उसके बाद सेकंड आपका आता है कंप्रेस्ड वर्क वीक। कंप्रेस्ड वर्क वीक में ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप, जैसे हम मोस्टली 8 आवर्स काम करते हैं तो हम 8 आवर्स काम नहीं करते। आपके पास ऑप्शन होती है कि आप वीक में कुछ दिन काम करें मगर ज़्यादा आवर्स, जैसे 10 आवर्स कर लिया, 12 आवर्स कर लिया। पहले वाले में ये था कि आपने काम भी उतने घंटे ही करना है जितना आप मोस्टली करते हैं, और काम 4 दिन कर लिया या 3 दिन कर लिया, जो भी आपकी पॉलिसी है। कंप्रेस्ड वर्क वीक में ये है कि काम आप बेशक कम दिन करेंगे मगर आपके जो आवर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और आपकी पे जो है आपको उसी हिसाब से मिलेगी जो आपकी फुल वीक की होती है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्स टाइम, जिसे हम फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स भी कहते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स में ये होता है कि आपको रिलीफ दिया जाता है कि आप किसी भी टाइम काम कर सकते हैं। करना आपने 8 घंटे काम है मगर आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। आप अपना लंच टाइम चेंज कर सकते हैं, आप अपना ब्रेक टाइम चेंज कर सकते हैं, या आप अपना काम किसी भी टाइम शुरू करके किसी भी टाइम ख़त्म कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कौन से टाइम पीरियड को यूज़ करते हैं। जैसे कुछ लोग अगर 5 to 9 नहीं काम कर सकते तो वो 9 to 5 काम नहीं कर सकते तो वो हो सकता है 12 to जितने भी आपके 12 to 8 काम कर लिया या 1 to 9 काम कर लिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से आवर्स को यूज़ करते हैं, मगर करना आपने इक्वल जितना भी आपका सेट आवर्स होते हैं, सेट टाइम पीरियड होता है, उसी को स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ आवर्स को यूज़ करना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ आवर्स पे काम करना है। बट ये है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होती है, जब आप रिलैक्स हों या जब आपके लिए कन्वीनियंट है काम करना, आप उस टाइम पे काम कर सकते हैं। उसके बाद क्लास हमारे पास आता है जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग में ये है कि आपकी जॉब जो है पर डे 8 आवर्स हैं। पर डे 8 आवर्स आपको काम करना है, मगर आप अकेले नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि आप अपनी जॉब के 4 आवर्स आप खुद काम करते हैं और 4 आवर्स जो हैं आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं जॉब शेयरिंग। यहाँ हम 2 लोग मिलके एक जॉब को कर रहे होते हैं, डैट इज़ दी जॉब शेयरिंग। उसके बाद क्लास आता है कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स। कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स ऐसा होता है जिसमें हम टेम्प्रेरी फ्रीलांस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और जैसे हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म होता है हम उन्हें फायर कर देते हैं, या जो भी हमारा गोल होता है, अचीव होता है, उसे हम अचीव करने के बाद उन्हें फायर कर देते हैं। ये हमारा इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स होती है, इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। मतलब फायर भी एक्चुअली हम खुद नहीं कर रहे होते, वो जब चाहे काम कर सकते हैं और जब चाहे वो आपके साथ आपको रिज़ाइन कर सकते हैं। बट इसमें यह है कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट्स में ये आता है कि आपके एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, आप उन्हें क्लियर डायरेक्शंस नहीं दे सकते और वो आपकी अथॉरिटी को इतना फॉलो नहीं करते, वो अपनी पॉलिसीज़ को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपने नहीं करना 2 डेज़ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन चैलेंजेस। आपका ये चैप्टर वाइंड अप होगा।